गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टी स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम एक केस स्टडी से डिस्कस करते हैं। बात है 2021 की, जब मैं RSWM में जॉब करता था। एक दिन वहाँ पे मेरे मिल मैनेजर ने मुझे कुछ बॉबिन्स दी, रिंग फ्रेम बॉबिन्स, जिसके अंदर कुछ नॉर्मल यार्न की बॉबिन थी और कुछ फैंसी यार्न की बॉबिन थी। उन्होंने मुझे कहा कि आशीष जाओ और चेक करो एक्सटेंशन एट ब्रेक ऑफ दीज बॉबिन्स और मुझे बताओ कि क्या इन दोनों तरह की बॉबिन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं। तो मैंने उन दोनों तरह की बॉबिन्स को, कुछ नॉर्मल यार्न्स की बॉबिन और कुछ फैंसी यार्न की बॉबिन्स को SQC डिपार्टमेंट लेके गया और वहाँ पे टेस्ट किया और कुछ डाटा सैंपल कलेक्ट किया। बट उनको देख के ये कह पाना कि उनके एक्सटेंशन या ब्रेक में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या दोनों टाइप के यार्न्स सिमिलर एक्सटेंशन शो कर रहे हैं, ये मुश्किल था। तो तब मेरे मिल मैनेजर ने मुझे बताया कि टी स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, उसको कैसे अप्लाई करना है और उससे रिजल्ट्स जो आएंगे उसको कैसे कन्वे करना है। तो आज उन्हीं सीखी हुई चीज़ों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और होप सो कि आपको भी वो सब समझ में आए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है और ये कैसे पता लगाएंगे कि दो यार्न, जो फैंसी यार्न और नॉर्मल यार्न के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं इसे सोल्व करूंगा, आप इसे एंड तक देखिए और आपको टी स्टैटिस्टिक्स समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टू कैलकुलेट मीन ऑफ नॉर्मल यार्न एक्सटेंशन एंड फैंसी यार्न एक्सटेंशन। अब मैं नॉर्मल यार्न के एक्सटेंशन को x1 बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं यहां पे x1 बार नॉर्मल यार्न के एक्सटेंशन के बारे में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं एंड x2 बार फैंसी यार्न से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो x1 बार क्या होगा? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे x1 बार आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके x1 बार कितना आएगा हमारा? 14.76। सिमिलर तरीके से हम x2 बार कैलकुलेट करेंगे। और x2 बार कितना आएगा हमारा? 16.1। तो हमने दोनों यार्न के एक्सटेंशन वैल्यूज का मीन निकाल लिया। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, टू कैलकुलेट द S1 कैप एंड S2 कैप। S1 कैप एंड S2 कैप क्या है? S1 कैप का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल यार्न एक्सटेंशन एंड S2 कैप का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैंसी यार्न एक्सटेंशन। तो S1 का फॉर्मूला क्या है? S1 कैप का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ देन समेशन ऑफ x1 bar minus xi, and this I here from 1 to n, and under root of n minus 1. n is the total number of observations. तो अब ये फॉर्मूला लगा के मैं S1 कैप निकालूंगा एंड S2 कैप निकालूंगा।
बट पेपर में हमें कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन होगी, तो हम सीधा कैलकुलेटर से S1 कैप निकालेंगे। तो S1 कैप क्या आएगा? 0.604 एंड S2 कैप आएगा 0.509। तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया, S1 cap and S2 cap. Now the third step is to calculate the S pool. तो S pooled क्या है वो देखते हैं। S pooled का फॉर्मूला क्या है? n-1 S1 cap का स्क्वायर प्लस n-1 S2 कैप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये S पूल्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है। n1 n2 हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, S1 S2 हमने अभी निकाला है पिछले केस में, और वो सारी वैल्यूज जब मैं इसमें पुट करूंगा तो S पूल्ड मेरे पास कैलकुलेट होके आएगा। तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? n1 क्या था? 5 -1। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। इसको सोल्व करके S पूल्ड की वैल्यू क्या आएगी? S स्क्वायर पूल्ड की वैल्यू वो सोल्व करने के बाद आएगी 0.311, और जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा, एस पूल्ड निकालूंगा, तो अंडर रूट ऑफ 0.311 ये आएगा हमारे पास 0.557। तो यहां से हमारे पास आ गया एस पूल्ड। तो अभी तक हमने क्या किया? केस 1 दोनों यार्न्स के, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न्स, नॉर्मल एंड फैंसी, उनका हमने मीन वैल्यू निकाली। सेकेंड हमने क्या निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। एंड थर्ड क्या निकाला? एस पूल। अब हम फोर्थ स्टेप देखते हैं कि फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेट द टी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब सबसे पहले टी कैलकुलेटेड वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो ये जो फॉर्मूला है ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है। अब इस केस में हमें x1 x2 पता है, हमने कैलकुलेट किया। s पूल्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट की जस्ट प्रीवियस स्टेप में। n1 n2 हमें गिवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट व्हाट इज mu2 minus mu1? mu2 and mu1 is the mean of population. Population mean of normal yarn and population mean of fancy yarn. और इस केस में हम उसे mu2 minus mu1 को 0 लेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ द पॉपुलेशन आर इक्वल। तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हमें ये सारी वैल्यूज मालूम थी, हमने इन सारी वैल्यूज को पुट किया, और पुट करने के बाद जो टी कैलकुलेटेड हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई 3.80। तो हमारी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वो है 3.80। तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है टू कैलकुलेट द टेबल टी वैल्यू। और टेबल टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना होगा स्टैटिस्टिकल टी टेबल। तो अब स्टैटिस्टिकल टी टेबल के अंदर हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल में, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टेक्सटाइल के केस में सिग्निफिकेंस लेवल नहीं गिवन तो हम
5% सिग्निफिकेंस लेवल एज्यूम कर लेंगे और उस पे हम वैल्यूज निकालेंगे। तो अब स्टैटिस्टिकल टी टेबल में 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टी टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वो क्या होगा, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इस केस में n1 एंड n2 क्या है, 5। तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 2 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 8। तो स्टैटिस्टिकल टी टेबल में फटाफट देखो और बताओ कि 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे टी टेबल वैल्यू क्या आएगी। तो टी वैल्यू क्या आई हमारे पास टेबल को देखने के बाद, वो आई 1.86। तो अब हमने टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने कैलकुलेट की, और टी टेबल वैल्यू जो बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल हमने कैलकुलेट की। अब उन दोनों को हमें करना होगा कंपेयर। तो अब अगले स्टेप में हम उसे कंपेयर करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। स्टेप नंबर 6। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, जो टेबल से हमने टी वैल्यू कैलकुलेट की है और जो टी वैल्यू हमने बाय द थ्योरेटिकल फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन करने से पहले हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसका जो मेन पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना होगा, जो टी टेबल वैल्यू है उसको प्लॉट करना होगा। तो टी टेबल वैल्यू आई थी हमारी 1.86, तो वो कहीं ना कहीं यहां होगी इस एरिया में, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट और क्या बोलते हैं, टी टेबल, ठीक है। ये कितना है, 1.86, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है जो हमने टी कैलकुलेटेड कैलकुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, उसको प्लॉट करना है। तो टी कैलकुलेटेड जो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया वो क्या आया, 3.80। तो 3.80 इस पॉइंट से आगे आएगा। तो मैंने उसको मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये है 3.80। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी टेबल वैल्यू से ज्यादा है। मतलब टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। अगर ऐसा होगा, मतलब अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल वैल्यू को, इस क्रिटिकल वैल्यू को सरपास करेगी, पार कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ यार्न एक्सटेंशन, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम उन वैल्यूज को देख के हम ये बोल नहीं पा रहे थे कि इनमें क्रिटिकल, इनमें क्या, इन वैल्यूज को देख के क्या इनके अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। बट टी स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एक्सटेंशन एट ब्रेक ऑफ टू काइंड ऑफ यार्न, नॉर्मल यार्न एंड फैंसी यार्न। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप दूसरे तरह के क्वेश्चंस को भी और अच्छी तरह सोल्व कर पाओगे। थैंक यू।